तो अभी हम लोग ड्राइंग का टॉपिक हम लोग लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रीडिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग केयरफुली। तो हमें क्या होता है कि हमें हमें जो ड्राइंग मिलता है वो ड्राइंग्स हमें प्रॉपर रीड करने पड़ते हैं। अगर हमने ड्राइंग प्रॉपर से रीड नहीं किए तो हमें काम करने के टाइम मुश्किल आ सकती है। जैसे हमने कंक्रीट में देखा है कि M25 कंक्रीट ड्राइंग में दिया है तो हम देखते ही नहीं, हम जो M20 डाल देते हैं, बराबर। सील कौन सा है, Fe450 है, 45 Fe500 है, वो देखते नहीं है, कौन सा भी मटेरियल मंगा लेते हैं। तो इसलिए हमें ड्राइंग देखना बहुत जरूरी है। तो ड्राइंग में क्या क्या होता है, एक तो होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग और तीसरा होता है फैब्रिकेशन ड्राइंग। मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या है कि जो आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाता है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, आरसीसी डिजाइनर जो ड्राइंग बनाता है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है, फैब्रिकेशन ड्राइंग मतलब जो ट्रसेस के ड्राइंग्स आते हैं वो सब फैब्रिकेशन ड्राइंग में आते हैं। तो अभी आर्किटेक्ट कौन से ड्राइंग बनाता है, तो एक एक ड्राइंग हम लोग अभी समझते हैं। एक होता है साइट लेआउट ड्राइंग। साइट लेआउट ड्राइंग साइट लेआउट ड्राइंग में क्या होता है कि साइट लेआउट ड्राइंग में वो कहाँ पे काम करने वाले हैं, कितना बड़ा लोकेशन है, वहां पे उसमें लिखा रहता है। जैसे हमने अभी एक क्या किया है कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया है, ये एक प्रोजेक्ट है, एक दो 2 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का हम लोग पूरा क्वांटिटी वर्कआउट करने वाले हैं। उसका सारा ड्राइंग इसके अंदर बना हुआ है और वही ड्राइंग से हम लोग पूरा स्टडी करेंगे, उसका पूरा क्वांटिटी निकालेंगे और आपको पूरा हर चीज इसमें सिखाने वाले हैं। तो अभी हम लोग ड्राइंग कैसे स्टडी करना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ड्राइंग क्या है, साइट लेआउट ड्राइंग है। किसका है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो ओवर का है। कौन से स्ट्रक्चर का है, तो ये बंगलो का ड्राइंग है। उसके बाद में ये इसमें क्या दिया है, तो ये एक बंगलो का, इसमें बंगलो, ये लोकेशन प्लान है। लोकेशन प्लान में क्या है, ये पूरा प्लॉट एरिया है, ये पूरा प्लॉट है। प्लॉट के अंदर क्या है, एक सेप्टिक टैंक है, एक बंगलो है, इधर ओटा है, इधर पोर्च है, इधर फ्लावर बेड है, इधर यूजी टैंक है, इधर गेट है। ऐसा इसको बोलते हैं लोकेशन प्लान। तो आप जब बड़ा इंडस्ट्री का काम करोगे तब उसमें लिखा रहता है कि एडमिन बिल्डिंग इधर है, फैक्ट्री बिल्डिंग इधर है, वेयर हाउस इधर है, कैंटीन बिल्डिंग इधर है, ऐसा पूरा उसको लोकेशन प्लान दिया रहता है। तो उसमें वो स्ट्रक्चर कौन सी जगह पे वो स्ट्रक्चर का काम होने वाला है उसको बोलते हैं लोकेशन प्लान, बराबर। तो ड्राइंग की कुछ ये है, हम लोग पहले जनरल नोट्स देख लेते हैं ड्राइंग में, ये सारे ड्राइंग में कॉमन है। सबसे पहले वो नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ड्राइंग में सबसे पहले हमें क्या है, ये नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। इसमें क्या दिया है कि ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर एंड लेवल्स आर इन मीटर्स अनलेस अदरवाइज नोटेड। तो इसमें क्या है कि जो भी डायमेंशंस है वो मिलीमीटर में है, लेवल जो है वो मीटर में है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी M25, जो भी कंक्रीट ग्रेड है वो M25 है। एग्रीगेट IS 383 से ये करना है। वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड कूलिंग शैल बी क्लीन पोर्टेबल एंड कंफर्म IS 3025। मतलब जो कंक्रीट के लिए वाटर यूज करना है वो पोर्टेबल होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। खराब वाटर से कंक्रीट नहीं करना है, वो उन्होंने लिखा है। वाटर सीमेंट रेशियो शैल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0.45। 0.45 से वाटर सीमेंट रेशियो ये 0.45 से कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि कंक्रीट शैल बी मिक्स्ड इन मैकेनिकल मिक्सर फॉर मिनिमम 90 सेकेंड्स। मतलब क्या कि जब वो मिक्सर चलता है तो अभी बहुत बहुत सारे जगह पे देखिए वो गैंग आती है कंक्रीट करने के लिए, स्लैब रहता है तो वो गैंग आती है कंक्रीट करने के लिए। तो वो लोग क्या है, वो उनको सिर्फ कंक्रीट करके चला जाना है। तो वो क्या करती है, फटाफट फटाफट वो मिक्सर में मटेरियल डालती है, सीमेंट डालती है, एग्रीगेट डालती है, पानी डालती है, थोड़ा बहुत घुमा नहीं तो तुरंत पलटी कर देती है, तुरंत वो कंक्रीट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि कंक्रीट प्रॉपर मिक्स नहीं होता है। तो हमें क्या है, कंक्रीट मिनिमम 90 सेकंड तक वो मिक्सर में मिक्स होना चाहिए, ऐसा कंडीशन में दिया है। तो हम जब साइट पे काम करूं, मैं जब साइट पे काम करूंगा तो मुझे क्या देखना है कि 90 सेकंड तक वो कंक्रीट मिक्स होना चाहिए, उसके बाद ही वो कंक्रीट के लिए जाना चाहिए। तो ये हमें, जब मैं साइट पे रहूंगा, क्वांटिटी सर्वे रहूंगा, तो भी मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि मिनिमम 90 सेकंड्स वो घूमना चाहिए। क्यूरिंग पीरियड मिनिमम 28 डेज होना चाहिए। 28 डेज तक क्यूरिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्यूरिंग का जो स्ट्रेंथ है वो लास्ट 28 तक, 28 डेज, लास्ट में 28 डेज के बाद ही आता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंक्रीट करते हैं, 7 दिन तक क्यूरिंग करते हैं, छोड़ देते हैं।
तो इसलिए हमें क्या है, हर जैसे कॉलम कास्ट किया, कॉलम के ऊपर हम लोग येलो कलर से डेट डालना है कि 1 तारीख को कास्ट किया तो 28 डेज तक हमें उसका क्यूरिंग करना है। बीम कास्ट होगा, स्लैब कास्ट करना है, कास्ट होगा तो वहां पे डेट डालनी है और 28 डेज तक हमें क्यूरिंग करना है। फ्लोरिंग किया तो फ्लोरिंग के लिए, कंक्रीट फ्लोरिंग है तो उसको भी 28 दिन तक हमें क्यूरिंग करना है। बहुत सारे लोग नहीं करते, 28 दिन तक क्यूरिंग नहीं करते, तो इसलिए ये 28 दिन तक आपको क्यूरिंग करना है। ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट Fe 500, और रेनफोर्समेंट जो है Fe 500 यूज करना है। नेट से बेरिंग कैपेसिटी जो है 25 टन स्क्वायर mm है। FFL 100 कंसिडर किया है, जो प्लिंथ लेवल है वो 100 कंसिडर किया है, फिनिश ग्राउंड लेवल। सेंटर लाइन ऑफ कॉलम्स एंड फुटिंग, उसके बाद में क्लियर कवर फॉर रेनफोर्समेंट शैल बी फुटिंग। क्लियर कवर जो है फुटिंग के लिए 50 mm है, कॉलम के लिए 40 mm है, बीम के लिए 25 mm है और स्लैब के लिए 20 mm। मतलब जब हम बीबीएस बनाएंगे या इस जगह पे काम करेंगे तो फुटिंग के स्टील को हमको 50 mm कवर रखना है। जमीन से 50 mm के जो कवर आते हैं वो डालना है, फुटिंग के स्टील को हमें 50 mm कवर देना है। कॉलम के स्टील को हमें 40 mm कवर देना है, बीम के स्टील को हमें 25 mm कवर देना है और स्लैब के स्टील को हमें 20 mm कवर देना है। फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल बी मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल। मतलब जब हम कॉलम कास्ट करेंगे या पर्दी कास्ट करेंगे तो उसका वर्टिकल जॉइंट है वो कम से कम आए, ऐसा आपको काम करना है। नहीं तो आप ज्यादा वर्टिकल जॉइंट्स आप ज्यादा लाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें क्वालिटी बराबर नहीं आती है और ज्यादा वर्टिकल जॉइंट्स ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है कि लैप लेंथ शैल बी 50 टाइम्स डाया ऑफ बार। इन लैप लेंथ आपको क्या करना है, 50 टाइम्स डाया ऑफ बार यूज करना है। जब भी आप लैप लेंथ यूज करेंगे तब आपको 50 टाइम्स डाया, मतलब जो 20 का रॉड रहेगा तो 1 मीटर तक आपको लैप डालनी है। 12 का रॉड रहेगा तो 600 mm लैप डालनी है। और all laps in reinforcement shall be staggered such that not more than 50% of bars lapping at any single section। मतलब क्या है, जब हम कॉलम को वर्टिकल बार को लैप देते हैं तो आप भी देखते होंगे साइड पे एक ही जगह पे सारे रॉड कट किए हुए दिखते हैं हमको, एक ही जगह पे। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, देखिए साइड पे काम चल रहा है, हम साइड पे काम देख रहे हैं और सारे बार एक ही जगह पे कट किए। ये चीज गलत है। साइड पे हम लोग काम करते हैं सिर्फ देखते रहते हैं। इंजीनियर जो हम लोग साइड पे काम करते हैं, इंजीनियर को यही देखना है कि एक ही जगह पे जो फिटर रॉड कट कर रहा है, तभी ये देखना जरूरी है कि वो अल्टरनेट होना चाहिए। ये सील के अंदर के 50% रॉड ऊपर होने चाहिए, एक लैप इतने ऊपर होने चाहिए, 50% नीचे होने चाहिए। मतलब वहां पे स्टैगर्ड लैप होनी चाहिए। बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है ये। तो इंजीनियर का काम यही है कि लैप स्टैगर्ड होनी चाहिए, ये देखना जरूरी है। बराबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ बार इन वन लेयर फॉर बीम एंड कॉलम शैल बी 2 नंबर्स फॉर 150। मतलब जब हम बीम कास्ट करेंगे, कॉलम कास्ट करेंगे, तो उसमें अगर बीम है 150 का बीम है तो, या 150 का कॉलम, कॉलम का विड्थ 150 है तो वहां पे 2 ही रॉड आने चाहिए। 230 का कॉलम या बीम है तो उसमें 3 रॉड आने चाहिए। 150 और 230 के लिए दो रॉड आने चाहिए। 300 विड्थ के लिए 3 रॉड आने चाहिए। 460 के लिए 4 और 600 के लिए 5। मतलब 300 का बीम है तो उसमें बॉटम में 3 रॉड आने चाहिए। 4-5 ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, नीचे कंक्रीट जाएगा ही नहीं। वो स्टील के नीचे जो कवर दिया है हमने, उसके नीचे तक कंक्रीट जाएगा नहीं, और वो कंक्रीट नहीं जाएगा तो क्या होगा, हनीकॉम्ब निकलेगा। बराबर। तो उसके लिए हमें ये दिया है कि उन्होंने कि ये इतना इतना, ये जो भी कंसल्टेंट है उन्होंने ये दिया है कि आपको ऐसे हिसाब से बार रखने हैं। अगर कुछ ड्राइंग में आपको डिस्क्रिपेंसी है तो आप क्लाइंट से, कंसल्टेंट से पूछ के ही वो काम करना है। कुछ भी आपके मन से कुछ भी काम नहीं करना है। बराबर। तो ये नोट्स आप उन्होंने दी ही, ये नोट्स हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमको क्या क्या पता चला, कंक्रीट हमारा M25 ग्रेड है, फुटिंग का कवर क्या है ये हमको पता चल गया, लैपलेन 50 टाइम्स है ये हमें पता चला। बराबर। और ये लीजेंट है, क्यूएनओ मतलब अनलेस नोटेड सेट स्पेस अदरवाइज, टिपिकल मतलब टिपिकल, सेंटर लाइन CL मतलब सेंटर लाइन, C मतलब कॉलम, F मतलब फुटिंग, NTS मतलब नॉट टू स्केल, ऐसा ये ड्राइंग में दिया हुआ है। बराबर। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा लेआउट ड्राइंग है। अब ये नोट्स सारे ड्राइंग में सेम है, इसलिए नोट्स अभी अभी आगे पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ अभी ड्राइंग्स कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा साइट लेआउट ड्राइंग हो गया। फिर हमारा क्या आता है, सेंटर लाइन ड्राइंग आता है। आप जब साइट पे काम करोगे तो आपको क्या करना है, सेंटर लाइन मारनी पड़ती है सबसे पहले। तो सेंटर लाइन के लिए क्या है कि ये सेंटर लाइन ड्राइंग है। तो ये बिल्डिंग फेस है, ये बिल्डिंग फेस है, ये 0 0 पॉइंट है।
यहाँ से आगे हर कॉलम का सेंटर लाइन दिया हुआ है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सेंटर और एक वर्टिकल सेंटर। मतलब ये पहले हॉरिजॉन्टल का सेंटर दिया है और ये इस साइड में ये वर्टिकल सेंटर दिया और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर यहाँ पे दिया है। तो ये सेंटर लाइन हम लोग मार्क करते हैं और वो हिसाब से वहां पे फुटिंग कास्ट करते हैं, वो कॉलम कास्ट करते हैं। सेंटर लाइन ड्राइंग भी होना बहुत जरूरी है। आजकल ये छोटा मोटा बिल्डिंग का सेंटर लाइन ड्राइंग हम लोग जगह पे मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा वेयर हाउस है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, वहां पे हमें टोटल स्टेशन ही लगाना पड़ता है। वहां पे हमें सेंटर लाइन से काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा टेप हम लोग नहीं घुमा सकते। वहां पे हमें टोटल स्टेशन बुला के कॉलम का सेंटर लेना पड़ता है और उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अब ये सेंटर लाइन ड्राइंग जो है वो कभी भी कॉलम का जो सेंटर है वो स्टार्ट पॉइंट से दिखाता है। जैसे कि अभी ये कॉलम है C3 C14, मतलब ये C3 है और आगे का C14 है। इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर कितना दिया है 190, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट से 0.190, मतलब 190 mm उसका सेंटर है। फिर आगे का जो कॉलम है 225 पे है, मतलब क्या कि ये स्टार्ट पॉइंट पे टेप पकड़ के रखना है और आगे लेके जाना है। तो वो हिसाब से ही हमें सेंटर लाइन मार्क करनी। ये सेंटर लाइन इंडिविजुअल डायमेंशंस क्यों नहीं दिए हैं कि जैसे यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, ये क्यों नहीं देते हैं सेंट्रल ड्राइंग में? ऐसा डिस्टेंस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर हमारा इधर का डायमेंशन डालना गलत हो गया तो आगे का पूरा डायमेंशन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए सेंटर लाइन के डायमेंशंस एक ही पॉइंट से दिए रहते हैं कभी भी। जैसे ये पॉइंट से डिस्टेंस दिया है, अभी आपको ये कॉलम डालना है, जैसे सेंटर लाइन डालना है, तो आपको यही से नापना है। ये कॉलम डालना है तो यही से नापना है। अगर हमने यही से नहीं नापा तो क्या ये, अगर मान लीजिए ये गलत होगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका डायमेंशन यही से लिया है। तो बीच में कोई एक आधा कॉलम गलत हो सकता है, लेकिन सारे कॉलम गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल डायमेंशन निकाल के दिए जाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे आप, तो इधर का डायमेंशन गलत होगा तो आगे के सारे डायमेंशन गलत हो जाएंगे। इसलिए सेंटर लाइन के डायमेंशन हमेशा देखिए, अभी ये कॉलम का डायमेंशन क्या है, यहाँ से 10 मीटर 350 फीट पे इसका सेंटर है, 10.385 पे इसका सेंटर है। बिल्डिंग फेस 10 मीटर 500 पे है, यहाँ से 10 मीटर 500 पे ये बिल्डिंग का फेस है। फिर वैसे ही यहाँ से भी बिल्डिंग फेस ये 00 है, यहाँ से 115 190 225 3920 ऐसे उसके कॉलम के सेंटर है और बिल्डिंग फेस 10.06 है। तो ये सेंटर लाइन डालने के बाद हम लोग उसका डायगोनल भी चेक करते हैं। तो डायगोनल हम चेक करते हैं, डायगोनल का डायमेंशन दोनों साइड में हमें मिलना चाहिए, इधर भी मिलना चाहिए, इधर भी मिलना चाहिए। तो ये डायगोनल हमको मिल गया, इसका मतलब हमारा सेंटर लाइन करेक्ट है। तो ये सेंटर लाइन ड्राइंग करेक्ट है, तभी हमको आगे का काम करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जमीन जो हम लोग जहाँ पे प्लॉट पे काम करते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बाजू से एक बैरिकेडिंग मारते हैं, बैरिकेडिंग तैयार करते हैं। उसके ऊपर ये सेंटर लाइन ड्राइंग खिला से मार्किंग करते हैं और लाइन दोरी से हम लोग लाइन दोरी खींच के ये सेंटर गिराते हैं। फिर जमीन पे हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग का मार्किंग करते हैं। जो भी कॉलम का सेंटर आ गया तो कॉलम का सेंटर के ऊपर हम लोग फुटिंग का मार्किंग करते हैं और फुटिंग का मार्किंग होने के बाद फिर हम लोग एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं। फिर ये सेंटर लाइन ड्राइंग हमें देखेंगे तो हमको ये भी देखना है कि हमको अगर काम करना है तो सारे फुटिंग हमने एक साथ खोद दिए, एक साथ एक्सकवेशन कर दिए, तो हमको बाद में दिक्कत भी हो सकता है, हमारा मिलर पीछे न जाएगा, हमारा कंक्रीट पीछे जाने के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि हम काम कैसे करने वाले हैं, उसके हिसाब से हमको एक्सकवेशन करना है। अगर आपको चारों साइड से बहुत सारी जगह है, चारों साइड से जगह है आपको, तो आप सारी फुटिंग एक साथ भी खोद सकते हैं। तो हमारे इंजीनियर का यही काम है कि काम करते टाइम आपको देखना है कि हमको अगर चारों साइड से जगह है तो आप सारे फुटिंग एक साथ खोदे, या तो फिर जगह नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, पीछे से आगे 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 काम करते आना है। तो जैसे ये पीछे साइड है तो ये पहले ये इतना फुटिंग्स का काम कर लेने का, फिर इसका बैक फिलिंग कर लेने का, कॉलम कास्ट कर लेने का, फिर आगे का फुटिंग हम एक्सकर्शन कर सकते हैं। ऐसे टाइप से हमको काम करना है, ये हमें इंजीनियर का काम है कि वो दिमाग लगाना है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे फ्रेशर इंजीनियर होते हैं, उनको बोला जाता है कि भैया इसका लाइन आउट करो और एक्सकवेशन कर दो। वो क्या करता है, बिना सोचे लाइन आउट कर देता है और पूरा एक्सकवेशन कर देता है। पूरा एक्सकवेशन होने के बाद हमें बाद में क्या दिक्कत होती है, हमारा कंक्रीट का व्हील बैरो आगे जाता नहीं है, कंक्रीट मिलर आगे जाता नहीं है, फिर कंक्रीट करने के लिए बहुत दिक्कत, फिर हमारा काम लेट होने लगता है। शटरिंग वालों को काम करने के लिए जगह नहीं है, सब जगह पे गड्ढे गड्ढे खोद के रखे हैं, तो फिर हमको अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसा हालत हो जाता है, इसलिए हमें प्रॉपर देख के ही
पुटिंग एक्सकवेशन करना है। यहाँ पे ये साइट की प्लान दिया है कि ये डायगोनल कितना है, प्लॉट बाउंड्री से कितना डायमेंशन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सेंट्रल लाइन ड्राइंग का इंपॉर्टेंस है। तो ये सेंट्रल लाइन ड्राइंग हो गया। फिर हमारा मेन आता है आर्किटेक्ट कौन सा ड्राइंग बनाता है, फिर थर्ड एक बनाता है अभी ग्राउंड फ्लोर प्लान, मतलब आर्किटेक्चरल प्लान। इसमें क्या है, तो इसमें बिल्डिंग कॉलम कहाँ पे है, दीवार कहाँ पे है, रूम्स कौन से है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आर्किटेक्ट पूरा बनाता है प्लान है कि ये किचन है, ये लिविंग है, ये पोर्च है, ये मास्टर बेड है, ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पे विंडोज किधर है, कॉलम किधर है, क्या है, स्टेयरकेस किधर है, ये सारा इधर दिया हुआ है। तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। फिर क्या है, फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ये जब हम मेजरमेंट निकालेंगे तब पूरा डिटेल में समझेंगे, अभी जस्ट ड्राइंग के कौन से टाइप के ड्राइंग्स है वही हम लोग देख रहे हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान। फिर टेरेस फ्लोर प्लान है। फिर टेरेस के ऊपर का स्टेयरकेस टावर जो है उसका स्ट्रक्चरल रूफ का क्या ड्राइंग है वो दिया हुआ है। फिर उसका यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, ये सेक्शन ड्राइंग है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, बराबर। उसके बाद में ये फर्नीचर लेआउट है, ग्राउंड फ्लोर का फर्नीचर लेआउट है, फर्स्ट फ्लोर का फर्नीचर लेआउट है, बराबर। ये सारे ड्राइंग्स आपको शेयर किए जाएंगे। आपको ये सारे ड्राइंग्स का A3 पे प्रिंट आउट निकाल लेना है, और जब हम मतलब क्वांटिटी टेकअप करेंगे वो ड्राइंग में देख के ही हम लोग क्वांटिटी निकालने वाले हैं। तो अगर आप इस सब ड्राइंग का मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, ये सब ड्राइंग का आपको A3 में प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना है। 15-16 कॉपीज है इसकी, आप निकाल के आपके पास रखिए। और इसके ऊपर से ही आपको होमवर्क भी करना है, जो भी हमको आज सिखाया जाएगा, आज जो भी डेली आपको सिखाया जाएगा क्वांटिटीज के लिए, जो तो वो आपको घर में प्रैक्टिस करना है। उसका क्वांटिटी आपके पास ड्राइंग रहेगी तो आप ड्राइंग से निकाल, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से कन्वीनियंट लगता है तो आप सॉफ्ट कॉपी से निकालिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे हार्ड कॉपी में निकालना है तो आप हार्ड कॉपी उसका निकाल के रखिए, उसका जेरॉक्स भी आप प्रिंट निकाल के लेके रख लीजिएगा। तो ये हो गए आर्किटेक्ट्स, इतनी सारी ड्राइंग्स आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं। तो ये हमारे आर्किटेक्ट ड्राइंग्स थी, साइट लेआउट ड्राइंग, सेंट्रल लाइन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, स्टेयरकेस ड्राइंग, सेक्शंस, एलिवेशंस, फर्नीचर लेआउट ड्राइंग, ये सारा आर्किटेक्ट इतने सारे ड्राइंग्स बनाता है।